देखो बेटा, आपका ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, चैप्टर नंबर क्या है बेटा, यहाँ पे 2 है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा जो चैप्टर नंबर क्या है बेटा आपका, यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम क्या है बेटा, यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सुन लो, हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात समझते हैं पहले कि सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोला किसे जाता है, ठीक है। हम सब क्या है बेटा, मैंने आपको बताया था, हमें क्या कहा जाता है, कंज्यूमर कहा जाता है। कोई भी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन उसका जब सबसे ज्यादा होता है तब क्या कहलाता है सर, वो इक्विलिब्रियम में कहलाता है। सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, कि भैया आपने किसी चीज के लिए 100 रुपए खर्चे और आप कहते हो कि एक वर्ड यूज किया आपने अपनी लाइफ के अंदर कि सर पैसा वसूल हो गया। पैसा क्या हो गया हमारा, वसूल हो गया। दैट मीन्स जो मैंने 100 रुपए खर्चे थे, उस 100 रुपए से मेरे को सेटिस्फेक्शन क्या मिल गया, पूरा मिल गया। तो उसी स्टेज को क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उसे हम क्या बोलते हैं सर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब संतुलन में आना, ठीक है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आप सबको समझ आ गया। मैंने बेटा आपको जब पढ़ाया था तो एक चीज के बारे में बात करी थी, वो दोबारा से मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से मेरी बातें सुनना सिर्फ आप। बेटा एक जो कंज्यूमर होता है, ठीक है, वो किसी भी चीज के लिए एक चीज पे करता है जिसका नाम हमने रखा क्या, प्राइस। हम उसके लिए क्या पे करते हैं बेटा, प्राइस पे करते हैं। अब कभी भी आपको ये सोचना चाहिए था कि सर जो हम प्राइस पे करते हैं ना, वो करते किस बेस पे हैं। तो उसका भी तो कोई लॉजिक होता होगा ना सर, ऐसी थोड़ी कि दुकान पे गए पैसे दे के आ गए, ऐसा नहीं होता। सर कंज्यूमर जो होता है, प्राइस जो पे करता है किसकी बेस पे करता है, उसकी यूटिलिटी की बेस पे करता है। किसकी बेस पे करता है, यूटिलिटी का मतलब हिंदी में होता है बेटा उपयोगिता। यानी कोई चीज अगर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है तो आप उसके लिए पेमेंट क्या करोगे सर, ज्यादा करोगे। अगर कोई चीज आपके लिए कम यूजलेस है तो उसके लिए आप पेमेंट क्या करोगे सर, फिर वहां कम करोगे। यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब अगर मैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आऊं, तो जितना प्राइस मैंने पे किया है, अगर मेरे को उससे उतनी ही यूटिलिटी भी मिलती है, यानी जब 10 रुपए पे कर रहा हूं और मेरे को सेटिस्फेक्शन 10 रुपए का मिल रहा है, तो मैं क्या कहलाऊंगा बेटा, इक्विलिब्रियम में कहलाऊंगा। किसमें कहलाऊंगा मैं उस कंडीशन के अंदर, इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन में कहलाऊंगा। यहां तक समझ आ गई, पूछूंगा भी मैं आपसे अभी बीच बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला टर्म ही क्या आता है बेटा हमारा, डिफाइन यूटिलिटी। यहाँ पे लिखा है यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड्स और अ सर्विसेज। किसी भी चीज की आपको सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है, क्षमता होती है, वो क्या कहलाती है सर, हमारी यूटिलिटी कहलाती है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, देखो सीधा सा लॉजिक है। अब देखो अभी आप इस रूम में बैठे हो, इस रूम की यूटिलिटी अभी आपके लिए ज्यादा नहीं है। अगर एक बच्चा 10 मिनट जब बाहर वेट कर रहे होते हो आप, जैसे कोई इकोनॉमिक्स में बैच में आया तो 10 मिनट बाहर वेट कर रहा है, तो 10 मिनट जो बच्चा बाहर वेट कर रहा है ना, उसको अंदर आने की यूटिलिटी ज्यादा है, क्योंकि उसे पता है बाहर के कंपैरिजन में अंदर टेम्परेचर क्या है। समझ आ रही है। ऐसे ही जब बेटा आप घर पे आओगे, तो जब आप घर पे एंटर करते हो गर्मी के अंदर, जो पहला ग्लास ठंडा पानी मिलता है, मैंने पहले भी दिया था एग्जांपल, तो वो जो पहला ग्लास आप ठंडा पानी पीते हो, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता है सर बेटा आपका, बहुत ज्यादा होता है। तो यानी उसकी यूटिलिटी क्या है सर, बहुत ज्यादा है। तो यूटिलिटी समझ आ गई क्या है। अब बहुत ध्यान से सुनना, यूटिलिटी को कैसे मेजर करते हैं वो भी अभी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। पहले आप यहाँ पे समझो, डिफाइन मार्जिनल यूटिलिटी। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, मार्जिनल। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, पहले आप जो मैं बता रहा हूं, देखिए इधर कहता है मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है, यहां पे समझो बेटा। जब मेरे पास क्वांटिटी थी और ये क्या है, मेरी टोटल यूटिलिटी है, क्वांटिटी और टोटल यूटिलिटी। जब मैं पहली वस्तु यूज करता हूं तो मेरे को सेटिस्फेक्शन कितने का मिलता है, 10 का, ठीक है। अब वेट को किसमें नापते हैं सर, केजी में। पानी को किसमें नापते हैं सर, लीटर में। उसी तरीके से बेटा यूटिलिटी को जो हम नापते हैं ना, वो नापते हैं यूटिल्स के अंदर। किसमें नापते हैं, यानी यूटिलिटी को मेजर करने के लिए एक मापदंड है, या कह लो कि उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हम यूटिल्स बोलते हैं। तो यानी कि सपोज मैंने एक क्वांटिटी यूज करी तो मेरे को 10 यूटिल्स मिले। जब मैंने दो क्वांटिटी यूज करी तो मेरे को 18 मिले। जब मैंने 3 यूज करी तो मेरे को 24, 4 यूज करी तो 20। अब यहाँ पे दो चीजें समझने वाली हैं। क्या सर, जैसे जैसे मैं एक चीज को इस्तेमाल करता चला जा रहा हूं, मेरी टोटल यूटिलिटी कम होती चली जा रही है। क्या होती चली जा रही है। अब ये किसकी वजह से कम होती है, ये होती है बेटा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि हमने चैप्टर डिमांड में भी पढ़ा था। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से सुन लेना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या समझाता है, कि जब भी कोई एक कंज्यूमर लगातार किसी चीज को यूज करता है, तो हर एक एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती चली जाती है, उसकी कम होती चली जाती है। एग्जाम्पल वही रखते हैं हम पहले वाला। क्या बेटा, आप घर गए, यहां से आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, आपने जाके कहा मम्मी एक गिलास ठंडा पानी दो।
तो जब उन्होंने पहला ग्लास ठंडा पानी दिया तो आपको सेटिस्फेक्शन सपोज करो मिला यहाँ। अब जैसे ही दूसरा ग्लास पियोगे तो क्या सेम लेवल मिलेगा या कम मिलेगा? तीसरा ग्लास पियोगे तो और कम। यानी सर अगर मैं लगातार किसी चीज को यूज करता रहता हूं तो हर एक एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती चली जाती है मेरी? कम होती चली जाती है। अब एमयू क्या होता है? एमयू का फॉर्मूला होता है सर डेल्टा टीयू अपॉन में डेल्टा क्यू। यहाँ पे बेटा इकोनॉमिक्स में जो डेल्टा वर्ड यूज होता है वो किसके लिए होता है सर? हमारा चेंज के लिए होता है। किसके लिए यूज होता है बच्चे? यहां तक क्लियर है सारा कॉन्सेप्ट? अब देखो बेटा पहले कितनी थी? 10, तो 10 से ऊपर कुछ नहीं था तो मैंने 10 माइनस 0, और 1 से भी ऊपर कुछ नहीं था तो यहाँ 1, कितना आ गया ये? अब आपको कुछ नहीं करना, ये 1 2 3 4 छोड़ दो। आप ये देखो टोटल यूटिलिटी में चेंज कितना आया? 8। यहाँ कितना चेंज आया? 6। यहाँ कितना चेंज आया? 4। कैसे निकाल रहा हूं सर? 10, 18 में से 10 गए 8, 24 में से 8 गए 6, 20 में से 4 गए माइनस का 4। यानी कि सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या समझाता है? जब मैं किसी चीज को लगातार यूज करूंगा हर एक एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी पहले कम होगी, फिर और कम होगी, फिर और कम होगी, और एंड में आके वो क्या हो जाएगी सर? नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव भी हो। एग्जाम्पल वही पानी वाला अगर मैं कंटिन्यू करूं, हुआ क्या? आपने पहला ग्लास पानी पिया, सेटिस्फेक्शन यहाँ, दूसरा पिया यहाँ, तीसरा पिया यहाँ, चौथे पे आप मम्मी को क्या कह दोगे? बस करो अब मेरे को पानी नहीं पीना। तो वहां पे आपकी यूटिलिटी क्या हो गई सर? नेगेटिव हो चुकी है। क्या हो चुकी है वहां पे वो? यहाँ तक समझ आ गया बच्चे? तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है सर? एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज करने पे जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है वो क्या कहलाता है सर? हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। क्लियर है सबको? ठीक है। अब इसके बाद आता है सर डिफाइन टोटल यूटिलिटी। देखो टोटल यूटिलिटी का ना कोई फॉर्मूला नहीं है। देखो मैं आपको ना कुछ चीजें समझा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनना। इसको घटाने पे मैंने इसमें से इसको घटाया, पहले 10 से ऊपर कुछ नहीं था तो यहाँ 0 माना तो ये 10 हो गया, 18 में से 10 गए 8 हो गए, 24 में से 18 गए 6 हो गए, 20 में से 24 गए माइनस 4 हो गए। तो सर टीयू को घटाने पे क्या आता है मेरे पास? एमयू आता है। यहां तक समझ आ गई? सर टोटल यूटिलिटी को माइनस करता हूं तो क्या निकलता है मेरे पास? मार्जिनल यूटिलिटी निकलती है। अगर बेटा मैं इस मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ दूं, पहला कितना है सर? 10, 10 में 8 प्लस कर दूं क्या हो जाएगा? 18, 18 में 6 प्लस कर दूं कितना हो जाएगा? 24, 24 में माइनस 4 प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा? 20। तो यानी कि सर जब मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ते हैं तो क्या निकल के आ जाती है मेरे पास? टोटल यूटिलिटी। और लॉजिकल है भाई, उसको घटाने पे एमयू आता है और एमयू को जोड़ने पे वापस क्या आ जाती है? टीयू आ जाती है। तो बेटा अगर आप टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला देखोगे क्या है? इट रेफर्स टू एन एडिशन ऑफ अ मार्जिनल यूटिलिटी। यानी मार्जिनल यूटिलिटी को जब जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ जाएगी सर? हमारे पास टोटल यूटिलिटी निकल के आ जाती है। क्लियर है भैया? यहां तक सबको क्लियर है बच्चे? पक्का? ठीक है। अब यहां से आता है बेटा, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। कहता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या संबंध होता है या क्या रिलेशन होता है, उसे एक्सप्लेन करो। अब मैं जो रिलेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना बेटा आप पहले, ठीक है। कहता है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी इट इज वेरी एसेंशियल टू नो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पता होना क्या है वहां पे बहुत जरूरी है। इसमें ना दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो सर हम उसे लगातार यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल समझो, आप में से किसी ना किसी की कोई फेवरेट चॉकलेट होगी, चॉकलेट नहीं होगी तो सर आपकी कोई फेवरेट डिश होगी, मान लो छोले भटूरे, राजमा चावल, कुछ तो होगा। भैया हम महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में छोले भटूरे खाते हैं या राजमा चावल खाते हैं, ओके है। लेकिन अगर आपको हफ्ते में डे बाई डे पर डे राजमा चावल मिलेंगे ना तो आपको वो टेस्ट नहीं आएगा। आप क्या हो जाओगे? बोर होना स्टार्ट हो जाओगे। क्यों? इस लॉ की वजह से कि सर अगर कंज्यूमर लगातार एक चीज को यूज करेगा तो यूटिलिटी क्या होती चली जाएगी सर? उसकी कम होती चली जाएगी। क्लियर है अब यहाँ पे? अब यहाँ पे हमें समझना है आगे की डिटेल। देखो यहाँ पे ना टेबल आ रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। बेटा ये सारा ना टेबल से क्लियर होंगे आपको रिलेशनशिप, ध्यान से देखना। पहले पे हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी थी? ठीक है। दूसरे पे कितनी है? 18, तीसरे पे 24, 4 पे। मैंने आपको बताया था एमयू कैसे निकलता है सर? इसको माइनस करने पे कैसे निकलता है? देखो इसमें से इसको माइनस करा है ना, तो क्या निकल के आ गया सर हमारा? यहाँ पे एमयू आ गया हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैं आगे कह रहा हूं। पहला रिलेशन देखो, कहता है व्हेन द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ गिवन गुड्स इज कंज्यूम्ड बोथ टीयू एंड एमयू विल बी इक्वल्स टू ईच अदर। कहता है जब मैं पहली यूनिट यूज करता हूं
तो उस टाइम पे TU और MU दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, उसके बराबर होते हैं। When additional unit are consumed, TU will be increased at a decreasing rate. कहता है जैसे जैसे मैं एडिशनल यूनिट यूज करता हूं तो TU बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बढ़ता कैसे है, वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। डिक्रीजिंग रेट क्या है यहाँ पे बेटा, पहले कितने से बढ़ा, 8 से, फिर कितने से बढ़ा, 6 से, फिर कितने से बढ़ा सर, 4 से। यानी कि बढ़ तो रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है, वो धीमी गति में बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। यहां तक समझ आया? क्या बोला उसने, when additional unit are consumed, TU will increased at a decreasing rate and MU will go on decreasing। और MU भी क्या हो जाएगा सर, घटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला मेरे साथ रिपीट करेंगे। पहला क्या है सर, जब फर्स्ट यूनिट यूज करेंगे तो TU और MU क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, इक्वल होगा। जब हम सेकंड यूनिट यूज करेंगे तो TU घटना स्टार्ट होगा, कैसे होगा सर, डिक्रीजिंग रेट से, और जो MU होगा वो भी क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में क्या होगा सर, व्हेन TU विल बी मैक्सिमम। TU मैक्सिमम कहां है सर, ये रहा, TU क्या है सर यहाँ पे, मैक्सिमम। तो उस टाइम पे MU क्या हो जाएगा सर, मेरा 0 हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल भी है। देखो, आपकी मम्मी ने आपको पहला ग्लास पानी दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, तो जब आप कहते हो ना कि एक सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम पे आ गया सर, अब इसके बाद मैं पानी नहीं पी सकता, तो वहां पे आपकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी। यूटिलिटी क्या हो जाएगी सर हमारी वहां पे, तो इसीलिए जब TU मैक्सिमम होता है तो यूटिलिटी क्या हो जाती है हमारी, मार्जिनल यूटिलिटी 0। फिर चौथी कंडीशन ये आती है व्हेन TU फॉल्स, जब TU घटना स्टार्ट होता है, घट गया मैक्सिमम के बाद, देन MU विल बी नेगेटिव। तो MU क्या हो जाएगा सर, उस कंडीशन के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं 4 रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, बोलना बस एंड का। पहला था सर, जब पहली यूनिट यूज करेंगे तो TU एंड MU विल बी, जब सेकंड यूनिट यूज करेंगे तो सर TU विल बी डिक्रीजिंग एट अ कौन से रेट से, डिक्रीजिंग रेट, एंड MU आल्सो स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। थर्ड स्टेज में TU बिकम्स मैक्सिमम और MU क्या हो जाएगा, 0। फोर्थ स्टेज में TU घटना स्टार्ट हो जाएगा और MU क्या हो जाएगा सर, नेगेटिव। समझ आ गया? तो ये टेबल की बेस पे क्या बनता है बेटा, आपका पूरा का पूरा ये कल्चर बन के आएगा, आपके रिलेशनशिप स्टार्ट होंगे यहाँ पे। क्लियर है? अभी डायग्राम पे हम इसके डिस्कस करेंगे। अब यहां तक क्लियर हो गया बेटा सबको? अब आओ यहाँ पे, डिफाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड हाउ इज इट डिटरमाइंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है और इसको कैसे निकाला जा सकता है, और एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे ये समझते हैं, जब कोई इंसान एक गुड्स यूज करता है तो ये पता लगाओ कि वो सेटिस्फाई कहाँ पे होता है। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, इसे क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। ठीक है, अब देखो सिंपल सा मैंने आपको क्या बताया था बेटा, ध्यान से देखना। कहता है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कहता है इट रेफर्स टू अ स्टेट वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैथमेटिकली इट रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ इक्वलिटी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड अ प्राइस। मतलब मैंने आपको क्या बोला था बच्चे अभी, कि जब कोई कंज्यूमर जितना प्राइस पे कर रहा है उसको उसके बराबर की क्या मिल जाए, यूटिलिटी मिल जाए, तो हम क्या बोलेंगे, वो किसके अंदर है सर, इक्विलिब्रियम के अंदर है। एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनना यहाँ पे। ठीक है, हुआ क्या बच्चे, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, ठीक है, 3 कंडीशंस आएंगी वहां पे। पहली कंडीशन, जब आप फर्स्ट टाइम गए, किसी ने आपको रेफर करा था बेटा वहां पे जाके खाना खाना, आपने वहां पे बिल पे करा, सपोज करो 500 रुपए का या 1000 रुपए का। जब आपने 1000 रुपए पे करे ना, आपके साथ जो गए थे, तो आपने कहा क्या कि भैया पैसे वसूल हो गए या खाने में बहुत ही मजा आ गया, तो वहां पे क्या हुआ पता है, आप क्या था, वहां पे आप क्या थे, सरप्लस में थे। किस में थे, सरप्लस। मतलब आपने 1000 रुपए दिए लेकिन आप सेटिस्फेक्शन वहां से 1200-1500 का लेके निकले हो, क्योंकि आपको खाना बहुत ज्यादा टेस्टी लगा। एक दूसरी कंडीशन क्या आएगी, सर मैंने 1000 रुपए का बिल पे किया, मैं सेकंड टाइम दोबारा वहां गया, मैं कहता हूं कि हाँ भाई पैसा वसूल था, यानी कि 100 था, खाना जितने पैसे दिए उसके हिसाब से ठीक था। वो आपका कौन सा स्टेज है, इक्विलिब्रियम है, कि आपने 1000 रुपए दिए और 1000 रुपए का क्या लिया आपने वहां से, सेटिस्फेक्शन। यहां तक क्लियर? अब आप थर्ड टाइम गए तो आपने कहा यार इसका खाना तो बहुत अच्छा होता है लेकिन इस बार तो बिल्कुल ही बेकार था, तो अब आपने 1000 रुपए दिए लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन 1000 रुपए का, तो वहां पे आप किसके अंदर थे, डेफिसिट में से, यानी आपको क्या हुआ वहां पे, नुकसान हुआ। ठीक है, और एग्जांपल सुनो। अब मूवी की बात करते हैं। कई बार हम मूवी देखने जाते हैं, 2-3 वर्ड कॉमन है। एक वर्ड, आपने एक मूवी देखी, आपने कहा कि भैया वन टाइम वॉच थी। वन टाइम वॉच का मतलब जितने पैसे दिए थे एक बार देखने लायक थी, आप इक्विलिब्रियम में निकल के बाहर आ गए थिएटर से। ठीक है, एक मूवी ऐसी आती है KGF
जैसी आप एक बार देख के आए, आप दूसरी बार दोस्त जा रहा है, आप फिर उसके साथ देखने गए, वहां पे क्या हो रहा है, आपको सरप्लस हो रहा है, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, जितना पैसा आप दे रहे हो उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आप लेके आ रहे हो, तो आपका क्या हो गया, सरप्लस। एक कोई XYZ मूवी आती है कि आप उसमें घुसे और इंटरवल से पहले पहले आप उठ के बाहर आ गए, वो क्या हो गया, आपका डेफिसिट हो गया, यानी सर जो मैंने पैसा पे किया था उसके लेवल का सेटिस्फेक्शन मेरे को वहां पे नहीं मिला। समझ आ गई अब तो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, सरप्लस क्या होता है, डेफिसिट, क्लियर है भैया सबका, पक्का। अब देखो यहाँ पे ना, ये इक्वेशन याद रखना पहले तो। अब कहता है देयर आर टू फैक्टर विच इफेक्ट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पहला फैक्टर क्या है सर इसकी, मार्जिनल यूटिलिटी। इट रेफर्स टू अ प्राइस अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। दिस प्राइस इज बेस्ड अपॉन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेवरल यूनिट्स ऑफ अ गिवन गुड्स। मार्जिनल यूटिलिटी क्यों होती है, मैंने बेटा अभी स्टार्टिंग ही कैसे करी थी चैप्टर की, हम जब भी बेटा किसी चीज के लिए प्राइस पे करते हैं तो किसकी बेस पे करते हैं, उसकी यूटिलिटी की बेस पे करते हैं, ठीक है। This price will go on decreasing as per the law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility क्या कहता है कि जैसे जैसे आप एक चीज को इस्तेमाल करोगे उसकी यूटिलिटी क्या होती चली जाएगी। बेटा जब यूटिलिटी कम होगी तो आप उसके लिए प्राइस भी क्या कम करोगे, कम पे करोगे, ठीक है। The price which a customer actually pay to buy a unit of a given production called a actual price. जो कस्टमर ने एक्चुअल में पे किया है वो कौन सा है, उसका एक्चुअल प्राइस है। अब यहां देखना बहुत ध्यान से, देखो बेटा यहाँ कुछ चीज समझाऊंगा, उसको देखना ध्यान से, समझना पहले। ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ये प्राइस है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे बेटा कंज्यूमर ने प्राइस कितना पे किया, 2 रुपए, उसको यूटिलिटी कितने की मिली, कीमत कितनी दे रहा हूं, 2 रुपए, सेटिस्फेक्शन कितने का ले रहा हूं, 10। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है सर, मेरे को 8 रुपए की सेविंग्स कैसे हो गई कि 2 रुपए पे करे थे, सेटिस्फेक्शन 10 का लिया था, तो 8 की मार्जिन यूटिलिटी मेरे को ज्यादा मिली है। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है सर, सरप्लस। ये कौन सी कंडीशन है। अब यहाँ 2 रुपए खर्चे, यहाँ 8 का मिला, 6 रुपए का सरप्लस है। 2 रुपए खर्चे, 4 रुपए का मिला, ये 4 का सरप्लस है। 2 रुपए खर्चे, 4 की यूटिलिटी मिली, यहाँ कितने का सरप्लस है, 2 का। अब एक स्टेज आती है बेटा हमारी ये वाली, 2 रुपए खर्चे और सेटिस्फेक्शन भी कितने का मिला। ये कौन सी स्टेज हो गई सर, यहाँ पे नो सरप्लस, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम में हो गए। अब सर मैंने 2 रुपए खर्चे, सेटिस्फेक्शन 0 का मिला, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कौन सा हो गया सर मेरा, यहाँ पे डेफिसिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर मेरा, ये। यहां तक समझ आ गई, ठीक है। अब इसका जो डायग्राम बनता है ना बेटा, कुछ इस तरीके का बनेगा, अभी देखते हैं अगर होगा आगे तो। यहां पे बना देता हूं, देखो। जीरो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस, मार्जिनल। मान लो ये ना इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे प्राइस जो है 2 है और यहाँ पे यूटिलिटी भी कितनी है बेटा, ये 2 है। तो ये पॉइंट तो क्या हो गया सर इसका, इक्विलिब्रियम हो गया। क्या हो गया यहाँ पे इसका, क्योंकि 2 रुपए पे करे, सेटिस्फेक्शन भी कितने का लिया सर, 2 रुपए का। अब सपोज करो बेटा यहाँ पे जो प्राइस था, प्राइस तो 2 ही है, लेकिन अब उसे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है यहाँ पे 2 की जगह कितने का मिल रहा है, यहाँ पे मान लो 6 का मिल रहा है, 8 का मिल रहा है या 10 का मिल रहा है, इस तरीके से आपको सेटिस्फेक्शन। तो बेटा देखो जो इसके नीचे वाला भाग होता है ना, ये वाला, इसे हम बोलते हैं हमेशा क्या, डेफिसिट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको। और जो ये ऊपर है यहाँ पे, ये क्या रिप्रेजेंट करता है सर हमारा यहाँ पे, यानी इक्विलिब्रियम से ऊपर अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है सरप्लस में हो, इक्विलिब्रियम से नीचे का सेटिस्फेक्शन मिलता है तो आप डेफिसिट में हो। यहां तक क्लियर हो गया सबको, पक्का क्लियर है भैया। चलो आज अभी तक हमने 3 क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन कर लिए टोटल में तो, लेकिन हमने क्लियर क्या क्या करा सर, यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, टीयू और एमयू में रिलेशनशिप क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं बेटा व्हाट आर द assumptions ऑफ अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी कि सर अगर मेरे को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है
तो क्या क्या एजम्पशंस वहां पे काम करेंगी, यानी क्या चीजें माननी पड़ेंगी जिससे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट हो सके। पहला, कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल का मतलब होता है बेटा सामान्य व्यक्ति, नॉर्मल इंसान। कैसे? कहता है कंज्यूमर इज एज्यूम्ड टू बी अ रैशनल, देयरफॉर ही वांट्स टू सैटिस्फाई हिज मैक्सिमम वांट्स विच लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो इसका मतलब समझो क्या है बेटा। आप इक्विलिब्रियम तब निकाल पाओगे, सपोज करो मेरे पास कोई आता है, वो कहता है सर आपको जूस कौन सा पसंद है, मैंने कहा भैया मेरे को तो भैया अनार का जूस पसंद है। चलो जी, वो नेक्स्ट डे फिर आता है, सर आपका जूस कौन सा पसंद है, मैं कहता हूँ ऑरेंज का पसंद है। फिर तीसरे दिन आया, सर कौन सा पसंद है, सर मिक्स फ्रूट का पसंद है। तो जब मेरी चॉइस ही सेम नहीं होगी ना बेटा, मेरी चॉइस बार बार चेंज होती रहेगी, तो क्या मैं अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन निकाल पाऊंगा कभी भी? क्योंकि सर मुझे अपना टेस्ट ही क्लियर नहीं है, कभी मेरे को कुछ पसंद होता है, कभी कुछ पसंद होता है। तो अगर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है तो कंज्यूमर कैसा होना चाहिए? सामान्य होना चाहिए। उसकी थिंकिंग या उसका जो टेस्ट और प्रेफरेंस होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे कि वो इक्विलिब्रियम में कहां पे आएगा। दूसरा, नो चेंज इन द हैबिट, टेस्ट एंड फैशन। कंज्यूमर बेटा ऐसा होना चाहिए कि उसका हैबिट, टेस्ट और फैशन बार बार चेंज ना हो रहा हो। अगर बार बार वो चेंज करता है, देखो सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी चीज को लेके हैबिचुअल नहीं हो ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो मेरे लिए अच्छी है या बुरी है। एक दो बार में इस्तेमाल करके कभी भी किसी चीज का पता नहीं चलता, ठीक है। टू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर मेक नो चेंज इन हिज हैबिट, टेस्ट एंड फैशन। उसके बाद आता है सर इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। देखो ये बहुत बहुत ही मायने रखेगी चीज। क्यों? कहता है कंज्यूमर की इनकम अपनी जगह क्या होनी चाहिए सर? कांस्टेंट होनी चाहिए। उसका रीजन है बेटा, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती चली जाती है ना, तो उसकी चॉइस भी चेंज होती चली जाती है ना। देखो अभी सपोज करो आप कैंपस के शूज पहन रहे हो 2-2,500 रुपए के, अब आपकी इनकम लाख रुपए हो गई, आप कहोगे सर कैंपस का जूता तो बकवास होता है, मैं तो नाइकी का पहनूंगा। और ज्यादा हो गई, 5-7-10 लाख रुपए, आपको गुची बढ़िया लगने लग जाएगा। तो ऐसे क्या होते चले जाएंगे, आपके ब्रांड्स बढ़ते चले जाएंगे। यानी सर अगर इनकम कांस्टेंट नहीं है तो मेरा टेस्ट सेम नहीं रहेगा, टेस्ट सेम नहीं रहेगा तो मैं अपना इक्विलिब्रियम कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकता। फिर आता है सर प्राइस ऑफ द गिवन गुड्स रिमेन कांस्टेंट। और जिन गुड्स की आप बात कर रहे हो उनके प्राइस भी अपनी जगह क्या रहने चाहिए सर? कांस्टेंट रहने चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कंज्यूमर कैन मेजर मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम ईच एंड यूनिट ऑफ अ गिवन गुड्स। और कंज्यूमर को यह भी पता होना चाहिए कि जो चीज मैं यूज कर रहा हूं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है। देखो आपके घर में भी भाई बहन वगैरह सब होंगे, दो तरीके की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। एक पर्सन आप ये देखोगे आपके घर में पाए जाते हैं, हम सबके घर में पाए जाते हैं, क्या आप उनके सामने कुछ भी खाना रख दो, वो क्या कहेंगे? हमारा पेट भरा हुआ, हमने खाना खा लिया, अब हम कुछ नहीं खाएंगे। एक कैटेगरी तो ये है। एक कैटेगरी वो भी है जो आपके साथ ही खाना खा के हटी है, आप फिर से कुछ ले आओ, वो दोबारा बैठ जाएंगे, है ना। तो ये जो दूसरी कैटेगरी है ना, इनका मतलब ये होता है कि आया है और खाना है, टेस्ट से इनका कोई लेना देना। लेकिन जिसको टेस्ट से लेना देना होगा वो खा के क्या कह देगा? भैया बस मेरे को इतना ही खाना है। अब और एग्जाम्पल लें इसका, कहां पे आप टेस्ट नहीं पता कर पाओगे, देखना ध्यान से सुनना अब इस चीज को। बेसिकली होता क्या, आप लोग मोस्टली शादीज में जाते हो, वेडिंग्स में जाते हैं हम इंडियन कल्चर में, और इंडियन कल्चर भी थोड़ा सा अलग ही चलता है, ठीक है। आपको मैं बताऊं फॉरेन कंट्रीज में क्या है, बच्चे शादी में जाओगे, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की शादी है, आप वहाँ बैठोगे, एक रेस्टोरेंट बुक होता है, वहाँ पे जाके बैठ जाते हो, उनकी एक एक ड्रिंक्स तो फ्री होती है। वहाँ पे ऐसे पंडाल नहीं लगते बहुत बड़े, वहाँ ड्रिंक्स आएंगी, छोटा मोटा स्नैक्स आएगा, वो एक बार फ्री होता है। और उसके बाद अगर सेकंड टाइम किसको लेना है ना, तो वो पे करके लेगा। यहाँ की तरह नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ तो क्या है, भैया मिठाई खानी है तो 2 किलोमीटर इधर, ठीक है, स्नैक्स खाने तो 2.5 किलोमीटर राइट चले जाओ, मतलब गूगल ही करते फिर रहे हो पंडाल के अंदर कौन सी चीज कहाँ है। और रास्ते में अंकल आंटी मिल रहे हैं, बेटा वहां जाके खाइयो, वो बहुत अच्छा 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 अंकल, जाऊंगा जाऊंगा जरूर जाऊंगा। तो ये चल रहा होता है हमारी शादियों में, तो सिस्टम ही नहीं है। अब हो क्या रहा है, और कुछ की टारगेट्स क्या होते हैं कि भैया 1100 रुपए का सगन, तो एटलीस्ट 1500 का खा के आना है, सगन वसूल करना है। अब आप प्लेटें देखो जब आप खाते हो, देखी होंगी आपने भी आसपास, तो उसमें क्या हो रहा होता है बेटा? ओवरलोड नहीं हो रहा होता, उसमें कुछ पता ही नहीं है बेटा, उनको भी नहीं पता होता, थोड़ी देर बाद ढूंढते हैं कि भाई मैं लग के तो लाया था, दिख नहीं रहा, उन्हें चीज ही मिसप्लेस हो गई, थाली के अंदर ही खो गई। मतलब इतना ज्यादा रख लिया उन्होंने, बाउल सिस्टम ही है, क्योंकि देखो प्लेट्स होती हैं इतनी। आपको ना केटरिंग के फंडास बताऊं क्या है, हमेशा देखना, केटरर हमेशा स्नैक्स बहुत ज्यादा रखेगा। स्नैक्स ज्यादा रखने का रीजन ये होता है कि स्नैक्स से पेट भर जाए, मेन कोर्स तक बंदा जाए ना, ठीक है। एक उसकी ट्रिक होती है। दूसरी ट्रिक पता है क्या होती है? जितनी भी केटरिंग की प्लेट्स होंगी वो हमेशा हैवी होंगी। रीजन है, उसे पता है सिटिंग तो मिलेगी नहीं, शादी है, प्लेट आप ज्यादा देर पकड़ नहीं पाओगे क्योंकि हैवी है, होता है ना, थक जाओगे आप, उसे 15-10 मिनट पकड़ के देखना कभी भी, अब आगे से नोटिस करना, वो हमेशा हैवी प्लेट्स देते हैं जान के,
क्योंकि बंदा ज्यादा देर नहीं पकड़ पाएगा तो ज्यादा देर खा भी नहीं पाएगा। लेकिन कुछ ढीठ होते हैं, बेटा 2 मिनट पकड़ियो, वो मतलब ऐसे ऐसे बच्चे भी इतने मतलब ओबीडियंट देखे मैंने माँ बाप के, बच्चा ऐसे प्लेट लगे खड़ा, अंकल लगे हुआ अपना। और ये पारिवारिक संबंध, समझ रहे हो, मतलब अलग लेवल है इंडिया में। तो वहां पे बेटा जो मैं अब कैटेगरी समझा रहा हूँ ना, जो इस तरीके से खाना खाता है उसे कभी भी टेस्ट का नहीं पता चलेगा, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि उसके पेट में खुद ही एक चक्रव्यूह चल रहा है खाने का, उसे भी नहीं पता क्या क्या गया हुआ है अभी, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे बंदे कभी भी यूटिलिटी मेजर नहीं कर सकते। तो अगर वो यूटिलिटी मेजर नहीं कर सकते तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी कभी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है।